नमस्कार और स्वागत है। आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं? नमस्कार। हमारे पास एक दिलचस्प सा सोर्स है, लगता है किसी किताब का चैप्टर है। नाम है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। बिल्कुल। तो आज का मिशन क्या लग रहा है? ऐसा लगता है हम ये डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। कि भाई ये है क्या, इसकी खास बातें क्या हैं और दुनिया में आजकल इतना पॉपुलर क्यों है ये सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं फिर। बिल्कुल। देखिए, लोकतंत्र या डेमोक्रेसी ये शब्द हम रोज सुनते हैं, है ना? हाँ, बहुत कॉमन है। पर कई बार इसका इस्तेमाल बड़ा ढीला डाला होता है। हाँ। बहुत सी सरकारें हैं जो खुद को कहती है तो डेमोक्रेटिक हैं, पर क्या वो हैं सच में? तो ये जो सोर्स हमारे पास है, इसका मकसद यही है कि हमें एक साफ परिभाषा मिले और वो फीचर्स पता चलें जो किसी सिस्टम को वाकई असल में लोकतांत्रिक बनाते हैं। और मजे की बात यह है कि सोर्स शुरू ही एक क्लासरूम की बात से होता है। कोई स्टूडेंट पूछता है कि भाई परिभाषा की जरूरत ही क्या है पहले। हाँ। जैसे कलम है या बारिश, इनका मतलब तो हम इस्तेमाल करते करते सीख जाते हैं, है ना? हाँ, ये पॉइंट तो वैलिड लगता है ना? लेकिन लोकतंत्र जैसे शब्दों के साथ दिक्कत तब आती है जब अलग अलग लोग इसे अलग अलग मतलब के लिए यूज करने लगते हैं। अच्छा। और जैसा मैंने कहा, कई ऐसी सरकारें जो लोकतंत्र हैं ही नहीं, वो भी खुद को डेमोक्रेसी का लेबल चिपका लेती हैं। हाँ, ये तो होता है। तो इसीलिए कंफ्यूजन ना हो और असली और दिखावटी लोकतंत्र में हम फर्क कर सकें, इसके लिए एक साफ समझ, एक क्लियर डेफिनेशन जरूरी हो जाती है। सोर्स में अब्राहम लिंकन की वो फेमस परिभाषा भी है। हाँ, लोगों की, लोगों के लिए, लोगों द्वारा। हाँ, सुनने में कितनी अच्छी लगती है, पर सोर्स ये भी कहता है कि भाई सिर्फ इसलिए कि कोई बात फेमस है या सुनने में अच्छी लग रही है, उसे मान मत लो। बिल्कुल, खुद सोचो। हाँ, खुद सोचना पड़ेगा। और हाँ, शब्द कहाँ से आया वो जानना ठीक है। ग्रीक से, डेमोस मतलब लोग, क्रेटिया मतलब शासन। लेकिन सिर्फ ये जानना काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि शब्दों के मतलब टाइम के साथ बदल जाते हैं। जैसे कंप्यूटर का उदाहरण दिया है। सोचिए, पहले कंप्यूटर क्या थे? बस कैलकुलेटिंग मशीन। हाँ, और आज कंप्यूटर क्या नहीं करते? शब्द वही है, मतलब कितना बदल गया। बात तो सही है। तो लोकतंत्र के साथ भी कुछ ऐसा ही है, मतलब इवॉल्व हुआ है। तो फिर शुरुआत कहाँ से हो? सोर्स एक सिंपल सी परिभाषा देता है पहले। हाँ, एक स्टार्टिंग पॉइंट। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ये एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन ये सुनते ही दिमाग में कई सवाल आते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे ही ये सुना, मेरे मन में आया कि ये शासक कौन है? क्या सिर्फ टॉप के नेता या सारे सरकारी अफसर? सही सवाल। और ये चुनाव कैसा होना चाहिए? कोई भी चुनाव लोकतांत्रिक हो गया? फिर ये लोग कौन है जो चुन सकते हैं या चुने जा सकते हैं? क्या सबको हक है या कुछ शर्तें हैं? बिल्कुल। और आखिर में ये किस शासन के रूप की बात हो रही है? मतलब क्या एक बार सरकार चुन ली तो वो कुछ भी कर सकती है या उस पर भी कुछ रोक टोक, कुछ लिमिट्स होती हैं? एग्जैक्टली। ये सारे सवाल बहुत जरूरी हैं और इन्हीं सवालों के जवाब हमें लोकतंत्र की असल विशेषताओं, मतलब उसके की फीचर्स की तरफ ले जाते हैं। अच्छा। जब हम इन फीचर्स को समझते हैं तब लोकतंत्र का मतलब ज्यादा साफ होता है। तो पहली कसौटी, पहला फीचर क्या बताया गया है? पहला फीचर है प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। प्रमुख फैसले मतलब बड़े डिसीजंस। हाँ, जो देश के लिए बड़े फैसले हैं वो उन्हीं नेताओं को लेने चाहिए जिन्हें लोगों ने चुना है। इसके लिए कोई उदाहरण है सोर्स में? हाँ, पाकिस्तान का उदाहरण दिया है। 1999 में क्या हुआ था? जनरल मुशर्रफ ने तख्ता पलट किया था। हाँ, अक्टूबर 99 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने चुनी हुई सरकार हटा दी, फौजी शासन लगा दिया। पहले खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव कहा, बाद में प्रेसिडेंट बन गए। फिर 2002 में एक रेफरेंडम कराया जिसपे काफी फ्रॉड के आरोप लगे और अपना कार्यकाल 5 साल और बढ़ा लिया। अच्छा। फिर उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर निकाला अगस्त 2002 में। इसने तो पाकिस्तान का संविधान ही बदल दिया एक तरह से। ओह, क्या बदला उसमें? उस ऑर्डर के हिसाब से प्रेसिडेंट यानी मुशर्रफ वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलियों को भंग कर सकते थे, मतलब चुनी हुई सभाओं को। हाँ, और जो कैबिनेट काम करती थी, जो मंत्री थे, उनके काम के निगरानी के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बना दी। और उसमें ज्यादातर कौन थे? फौजी अफसर। अरे! तो इस कानून के बाद चुनाव भी हुए, नेशनल असेंबली के लिए भी, प्रोविंशियल असेंबली के लिए भी। कहने को प्रतिनिधि चुने गए, लेकिन असली पावर, बड़े फैसले लेने की ताकत, वो तो जनरल मुशर्रफ और फौज के पास ही रही, जिन्हें लोगों ने नहीं चुना था। बिल्कुल यही बात है। तो दिख रहा है कि चुनाव हुए, प्रतिनिधि भी हैं, लेकिन फाइनल अथॉरिटी जो बड़े फैसले ले रही है वो चुने हुए लोग नहीं हैं।
तो पहली शर्त ये हुई कि लोकतंत्र में बड़े फैसले वही लोग लेंगे जिन्हें जनता ने वोट देकर चुना है। असली पावर उनके हाथ में होनी चाहिए। एकदम सही कहा, किसी बाहरी ताकत या बिना चुने हुए अफसर या फौजी के हाथ में नहीं। ठीक है, ये समझ आया। तो नेता चुने हुए हों, फैसले भी वही ले, लेकिन क्या बस चुनाव हो जाना ही काफी है? नहीं। सोर्स आगे कहता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। हाँ, ये दूसरी बहुत जरूरी शर्त है। इसके लिए चीन और मेक्सिको के उदाहरण है शायद। हाँ, पहले चीन को देखते हैं। वहां की जो संसद है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, उसके लिए हर 5 साल में चुनाव होते हैं। और यही संसद देश के प्रेसिडेंट को चुनती है। इसमें करीब 3000 मेंबर होते हैं पूरे चीन से, कुछ को आर्मी भी चुनती है। ठीक है। लेकिन पेच ये है कि चुनाव लड़ने से पहले हर कैंडिडेट को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ता है। अच्छा। सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर या उससे जुड़ी जो 8 छोटी-मोटी पार्टियां हैं, बस वही चुनाव लड़ सकते हैं। तो फिर नतीजा तो पहले से ही पता है। एग्जैक्टली। सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है। तो लोगों के पास कहने को चुनाव है, पर असल में कोई चॉइस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो चाहकर भी किसी और को नहीं ला सकती। हाँ, अब मेक्सिको का केस देखिए। वो 1930 में आजाद हुआ। तब से वहां हर 6 साल में प्रेसिडेंट के चुनाव होते रहे। और वहां कभी फौजी शासन या तानाशाही भी नहीं आई। लेकिन साल 2000 तक हर चुनाव, हर बार एक ही पार्टी जीतती थी, PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। हर बार 70 साल तक। हाँ। दूसरी पार्टियां थी, चुनाव लड़ती भी थी, पर कभी जीती नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि ये जो PRI थी, ये चुनाव जीतने के लिए हर गलत तरीका अपनाने के लिए बदनाम थी। जैसे सारे सरकारी दफ्तरों में काम करने वालों को पार्टी की मीटिंग में जाना कंपलसरी था। सरकारी स्कूल के टीचर बच्चों के माँ बाप पर दबाव डालते थे कि PRI को ही वोट देना। अरे बाप रे। मीडिया भी ज्यादातर विपक्षी पार्टियों की आलोचना ही करती थी, उनकी अच्छी बातों को इग्नोर करती थी। और कई बार तो बिल्कुल एंड मौके पर पोलिंग बूथ की जगह ही बदल देते थे, ताकि लोग वोट ही ना दे पाए। हाँ, और PRI अपने कैंडिडेट्स के चुनाव प्रचार में पानी की तरह पैसा बहाती थी। तो क्या ये मुकाबला खैर हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो धांधली है सरासर। तो इन उदाहरणों से क्या समझ आता है? यही कि सिर्फ चुनाव करा देना काफी नहीं है। वो चुनाव ऐसे होने चाहिए जहां लोगों के पास सच में विकल्प हो। हाँ। और सत्ता में जो पार्टी है उसके हारने का भी बराबर चांस हो। मतलब मुकाबला खुला और निष्पक्ष होना चाहिए। बिल्कुल। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव होना नहीं, बल्कि ऐसा चुनाव होना जहां सत्ताधारी दल के लिए भी हार का वास्तविक खतरा हो। ठीक है, तो पहली शर्त चुने हुए नेता फैसला करें, दूसरी चुनाव निष्पक्ष हो, विकल्प हो। अब तीसरी शर्त क्या है? तीसरी है एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ये सुनने में तो सीधा लगता है, मतलब हर किसी को वोट देने का हक हो और सबके वोट की कीमत बराबर हो। हाँ, ये बिल्कुल पॉलिटिकल इक्वालिटी यानी राजनीतिक समानता का बेसिक प्रिंसिपल है। लेकिन दुनिया में कई जगह ऐसा नहीं होता या नहीं होता था। अच्छा, कहाँ पर? सोर्स बताता है, जैसे 2015 तक सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार ही नहीं था। एस्टोनिया में वहाँ जो नागरिकता के नियम है वो ऐसे हैं कि रूसी माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनके लिए वोटिंग का अधिकार हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। और फिजी का उदाहरण है, वहाँ के मूल निवासी हैं, इंडिजिनस फिजियन, उनके वोट का वजन भारतीय मूल के जो फिजी नागरिक हैं उनके वोट से ज्यादा है। मतलब एक का वोट ज्यादा कीमती, दूसरे का कम। हाँ, तो ये तीसरी शर्त का उल्लंघन हुआ ना? हाँ बिल्कुल। तो लोकतंत्र में हर अडल्ट सिटीजन, हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। कोई भेदभाव नहीं, लिंग, धर्म, जाति, रंग, किसी भी आधार पर। एग्जैक्टली। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, यह है तीसरी कसौटी। ठीक है, अब मान लेते हैं चुनाव भी हो गए, निष्पक्ष भी थे, वोट वैल्यू भी बराबर थी और चुने हुए नेता ही फैसले ले रहे हैं। क्या अब पक्का हो गया कि ये लोकतंत्र है? नहीं, अभी भी एक चीज बाकी है। क्या? चौथी शर्त, कानून का राज और अधिकारों का आदर, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। इसका क्या मतलब है? इसके लिए जिम्बाब्वे का उदाहरण दिया है शायद। हाँ, जिम्बाब्वे को 1980 में आजादी मिली थी, गोरे अल्पसंख्यक शासन से। उसके बाद से वहां एक ही पार्टी का राज रहा, ज़ानू PF, जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, और इसके लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे। हाँ, उनका नाम तो सुना है। वो आजादी के बाद से लगातार प्रेसिडेंट रहे, जब तक कि उन्हें 2017 में हटाया नहीं गया। वहां चुनाव रेगुलर होते थे और हमेशा ज़ानू PF ही जीतती थी। अच्छा। मुगाबे पॉपुलर भी थे, इसमें कोई शक नहीं,
लेकिन वो चुनाव जीतने के लिए गलत तरीके भी खूब अपनाते थे। कैसे? उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव किए। क्यों? ताकि प्रेसिडेंट की पावर बढ़ जाए और उनकी जवाबदेही कम हो जाए। हाँ। विपक्षी पार्टियों के जो कार्यकर्ता थे उन्हें परेशान किया जाता था, उनकी मीटिंग्स में गड़बड़ कराई जाती थी। सरकार के खिलाफ अगर कोई प्रदर्शन करे, विरोध करे, तो उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता था। एक कानून ऐसा भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना करने का अधिकार भी सीमित करता था। टेलीविजन, रेडियो, सब पर सरकारी कंट्रोल था। अखबार थोड़े आजाद थे, पर सरकार की आलोचना करने वाले जर्नलिस्ट्स को तंग किया जाता था। ये तो ठीक नहीं है। और सुनिए, सरकार अदालतों के फैसलों को भी नहीं मानती थी अगर वो फैसले सरकार के खिलाफ जाते थे। जजों पर भी दबाव डाला जाता था। बाप रे। तो यहाँ तो चुनाव भी हो रहे थे, नेता पॉपुलर भी था, फिर भी ये लोकतांत्रिक नहीं लग रहा। बिल्कुल। जिम्बाब्वे का उदाहरण यही दिखाता है कि सिर्फ चुनाव जीतना या पॉपुलर होना ही काफी नहीं है। एक पॉपुलर सरकार भी अलोकतांत्रिक हो सकती है, एक पॉपुलर नेता भी तानाशाह बन सकता है। तो लोकतंत्र के लिए क्या जरूरी है फिर? जरूरी यह है कि जो चुनी हुई सरकार है वो भी कुछ बुनियादी नियमों और कानूनों के दायरे में रहकर ही काम करे, वो अपनी मनमानी न कर सके। नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकार होने चाहिए जिनका सम्मान सरकार को करना ही होगा, जैसे सोचने की आज़ादी, अपनी राय बनाने और उसे बोलने की आज़ादी, संगठन बनाने की आज़ादी, विरोध करने की आज़ादी। और ये अधिकार चुनाव के पहले भी होने चाहिए और बाद में भी। हाँ बिल्कुल। और हर कोई कानून की नज़र में बराबर हो, और एक आज़ाद जुडिशरी, एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो जिसके आदेशों का सब पालन करें, सरकार भी। ठीक है, तो ये हुई चौथी शर्त। हाँ, तो अगर हम इन चारों को एक साथ रखें तो लोकतंत्र की एक ठीक-ठाक परिभाषा बनती है। क्या है वो चार बातें फिर से? पहली, प्रमुख फैसले चुने हुए नेता लेंगे। दूसरा, चुनाव निष्पक्ष होंगे और लोगों के पास असली विकल्प होगा कि वो चाहे तो सरकार बदल सके। तीसरी, ये विकल्प और अवसर सभी लोगों को बराबरी से मिलेंगे, मतलब एक व्यक्ति, एक वोट, एक मोल। हाँ। और चौथी, जो सरकार बनेगी वो संविधान के बुनियादी कानूनों और नागरिकों के अधिकारों की सीमा में ही काम करेगी। ये अब काफी क्लियर हो गया। ये चार पिलर हैं एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन अब वो बड़ा सवाल कि लोकतंत्र ही क्यों? क्या ये वाकई सबसे अच्छा सिस्टम है? क्योंकि सोर्स इसके खिलाफ भी कुछ तर्क देता है। हाँ, देता है। जैसे कि इसमें नेता बदलते रहते हैं तो अस्थिरता आती है, इंस्टेबिलिटी। ये सिर्फ पॉलिटिकल लड़ाई, पावर गेम बन जाता है। नैतिकता, मोरालिटी कहीं पीछे छूट जाती है। ये भी एक आर्गुमेंट है। फिर इतने सारे लोगों से सलाह मशवरा करना पड़ता है कि फैसले लेने में बहुत देर होती है, डिले होता है। कई बार चुने हुए नेताओं को आम लोगों के हितों का, उनके भले का पता ही नहीं होता, तो खराब फैसले हो जाते हैं। ठीक है। चुनावी लड़ाई इतनी महंगी होती है कि उसमें भ्रष्टाचार, करप्शन बढ़ता है। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भाई आम लोगों को क्या पता कि उनके लिए क्या अच्छा है, तो फैसले उन पे छोड़ने ही नहीं चाहिए। हाँ, ये सारे आर्गुमेंट्स लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाते हैं और इनमें कुछ न कुछ सच्चाई भी हो सकती है। लोकतंत्र कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि सारी समस्याएं हल कर दे, इसमें कमियां हैं। तो फिर इसे क्यों अपनाएं? देखिए, सवाल ये नहीं है कि लोकतंत्र परफेक्ट है या नहीं। सवाल ये है कि जो बाकी विकल्प हमारे पास हैं, जैसे तानाशाही, फौजी शासन, राजतंत्र, क्या लोकतंत्र उनसे बेहतर है? अच्छा। और सोर्स जो तर्क लोकतंत्र के पक्ष में देता है वो इन चिंताओं से कहीं ज्यादा वजनदार लगते हैं। तो पहला बड़ा तर्क क्या है पक्ष में? पहला तर्क है कि लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, बेटर डिसीजन मेकिंग। लेकिन अभी तो कहा कि इसमें देर होती है। हाँ, देर जरूर होती है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र कंसल्टेशन और डिस्कशन पर आधारित है। बहस होती है, चर्चा होती है। जब बहुत सारे लोग मिलकर किसी चीज पर सोचते हैं तो उसके हर पहलू पर नजर जाती है, गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती है। अच्छा। हाँ, टाइम लगता है इसमें, लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर थोड़ा समय लेकर सोच समझकर फैसला करना जल्दबाजी में या गैर जिम्मेदाराना तरीके से लिए गए फैसले से तो बेहतर ही है ना? हाँ, ये बात तो है। तो संभावना बढ़ जाती है कि फैसला बेहतर होगा। बिल्कुल। दूसरा तर्क, हाँ, लोकतंत्र मतभेद और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। डील्स विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ये कैसे? देखिए, कोई भी समाज हो, उसमें लोगों के इंटरेस्ट अलग होंगे, विचार अलग होंगे, जरूरतें अलग होंगी, है ना? हाँ, बिल्कुल। और भारत जैसे देश में जहां इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, अलग भाषा, धर्म, जाति, इलाके, वहां तो ये अंतर और भी ज्यादा है। तो टकराव होना तो नेचुरल है। हाँ। सवाल ये है कि इन टकरावों को सुलझाया कैसे जाए। क्या एक ग्रुप दूसरे पर अपनी मर्जी थोप दे? उससे तो हिंसा बढ़ेगी। हाँ। लोकतंत्र इसका एक शांतिपूर्ण समाधान देता है, पीसफुल सोल्यूशन। क्योंकि इसमें कोई परमानेंट विनर नहीं होता और कोई परमानेंट लूजर भी नहीं होता।
मतलब आज जो सत्ता में है कल वो विपक्ष में हो सकता है। आज जिसकी बात नहीं सुनी जा रही कल उसकी सुनी जा सकती है। तो अलग अलग ग्रुप्स एक दूसरे के साथ शांति से रह सकते हैं। शायद इसीलिए भारत इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद एक साथ बना हुआ है। लोकतंत्र ने इसे जोड़े रखा है। ये तो बहुत बहुत जरूरी बात कही आपने। ठीक है, तीसरा तर्क। तीसरा, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। वो कैसे? ये उसी पॉलिटिकल इक्वालिटी वाले प्रिंसिपल से जुड़ा है। लोकतंत्र कहता है कि सबसे गरीब और सबसे कम पढ़े लिखे इंसान का भी वही दर्जा है जो सबसे अमीर और सबसे पढ़े लिखे का है। राजनीतिक रूप से? हाँ, राजनीतिक रूप से। लोग यहाँ किसी शासक की प्रजा यानी सब्जेक्ट्स नहीं है, वो खुद अपने शासक हैं। दे आर देयर ओन मास्टर्स। अगर उनसे गलती भी होती है वोट देने में तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। ये जो एहसास है ये नागरिक की डिग्निटी, उसके आत्मसम्मान को बढ़ाता है। ठीक है। चौथा तर्क भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कौन सा? लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। Allows us to correct our own mistakes? हाँ। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। देखिए, कोई भी सरकार हो वो गलती कर सकती है। हाँ। लोकतंत्र में भी गलत फैसले लिए जा सकते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि गलती नहीं होगी। लेकिन लोकतंत्र में इन गलतियों को ज्यादा देर तो छुपाया नहीं जा सकता। इन पर पब्लिक में चर्चा होती है, मीडिया में बात होती है, लोग सवाल पूछते हैं और फिर इन गलतियों को सुधारने का मौका भी होता है। रूम फॉर करेक्शन होता है। या तो सरकार दबाव में आकर अपना फैसला बदल ले या फिर अगले चुनाव में लोग उस सरकार को ही बदल दें। हाँ। ये जो गलती सुधारने का मौका है ये गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं मिलता। वहां तो शासक की मर्जी है। सही बात है। और पांचवा तर्क जो शायद सबसे जरूरी है। हाँ, लोकतांत्रिक सरकार एक बेहतर सरकार है क्योंकि ये शासन का अधिक जवाबदेह स्वरूप है। मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल, ये बहुत बहुत क्रूशल पॉइंट है। सोचिए, एक नॉन डेमोक्रेटिक सरकार है, तानाशाही है मान लीजिए। उसे लोगों की जरूरतों, उनकी मांगों पर ध्यान देने की क्या मजबूरी है? कोई मजबूरी नहीं। सब शासक की मर्जी पर है। वो चाहे तो लोगों की परवाह करे, चाहे तो ना करे। हाँ। लेकिन लोकतंत्र में सरकार को लोगों के प्रति अकाउंटेबल होना पड़ता है, जवाबदेह होना पड़ता है। उन्हें पता है कि अगर उन्होंने लोगों की जरूरतों का ध्यान नहीं रखा तो अगले चुनाव में क्या होगा? उन्हें हटा दिया जाएगा। एग्जैक्टली। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि वो आम लोगों की मांगों और जरूरतों के प्रति सेंसिटिव रहें, रिस्पॉन्सिव रहें। इसके लिए वो चीन के अकाल वाला उदाहरण था ना? हाँ बिल्कुल। चीन में 1958 से 61 के बीच जो अकाल पड़ा था वो दुनिया के इतिहास का सबसे भयानक अकाल माना जाता है। करीब 3 करोड़ लोग मारे गए थे भूख से। 3 करोड़? बाप रे। हाँ, उस समय भारत की आर्थिक हालत भी कोई चीन से बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन भारत में कभी वैसा अकाल, वैसी भुखमरी नहीं आई। क्यों? इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि इसकी वजह दोनों देशों की सरकारी नीतियों का फर्क था। भारत में डेमोक्रेसी थी, मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते थे, विपक्षी दल था, प्रेस आज़ाद थी, तो सरकार पर दबाव था कि वो खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी के मामले में कुछ करे, लोगों की परवाह करे। चीनी सरकार ने ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं की। अगर चीन में भी उस समय मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते, एक ऑपोजिशन पार्टी होती जो सरकार की आलोचना कर सकती, मीडिया आज़ाद होती, तो शायद इतने सारे लोग भूख से नहीं मरते। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, कहा जाता है कि किसी भी इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक देश में आज तक कभी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई है। ये अकाउंटेबिलिटी का फर्क दिखाता है। बिल्कुल। अच्छा, अभी तक तो हमने लोकतंत्र को सरकार चलाने के तरीके के तौर पर देखा, लेकिन सोर्स ये भी कहता है कि इसका इस्तेमाल सरकार से बाहर भी होता है। हाँ बिल्कुल। हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी तो ये शब्द यूज करते हैं। कहते हैं ना, हमारी फैमिली बड़ी डेमोक्रेटिक है। हाँ, या मुझे एक डेमोक्रेटिक बॉस चाहिए। हाँ, तो यहाँ डेमोक्रेटिक का मतलब सरकार से नहीं है। यहाँ मतलब है फैसले लेने का एक तरीका। कैसा तरीका? वो तरीका जिसमें उस फैसले से जितने भी लोग प्रभावित हो रहे हैं उन सबके साथ सलाह मशवरा किया जाए, हो सके तो उनकी मर्जी, उनकी सहमति ली जाए, और जिसमें जो कमजोर है या कम पावरफुल है उसकी बात का भी उतना ही वजन हो, उतना ही महत्व हो जितना किसी ताकतवर का। ये सिद्धांत तो किसी भी ग्रुप पर लागू हो सकता है, परिवार, क्लासरूम, कोई क्लब, कोई कंपनी। बात तो सही है, लेकिन आज की दुनिया में, खासकर जब हम देशों की बात करते हैं, तो क्या हर फैसले में सबसे पूछना संभव है? करोड़ों लोग कैसे मिलकर फैसला लेंगे? हाँ, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, और यही वजह है कि आज दुनिया में लोकतंत्र का जो सबसे कॉमन रूप है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधि लोकतंत्र। मतलब हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। हाँ,
क्योंकि आज के देशों में आबादी इतनी ज्यादा है कि हर नागरिक के लिए हर फैसले में सीधे भाग लेना फिजिकली इम्पॉसिबल है। और अगर मान लें संभव हो भी जाए तो हर किसी के पास इतना टाइम या इतनी इच्छा या उतनी जानकारी और स्किल नहीं होती कि वो हर मुद्दे पर सोच समझकर फैसला ले सके। सही बात है। इसलिए लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो उनकी तरफ से फैसले लेते हैं। तो इसी बेसिस पर सोर्स एक मिनिमम डेमोक्रेसी और एक गुड डेमोक्रेसी में फर्क करता है। मिनिमम या कामचलाऊ लोकतंत्र वो है जहां वो 4 शर्तें पूरी होती हैं जिनकी हमने बात की थी। चुनाव होते हैं, सरकार बनती है, बुनियादी अधिकार मिलते हैं। ज्यादातर देश इसी कैटेगरी में आते हैं। और अच्छा या आइडियल लोकतंत्र? वो एक आदर्श है, एक गोल है। वो कहता है कि सिर्फ सरकार चुन लेना काफी नहीं, बल्कि फैसले लेने का जो प्रोसेस है वो खुद भी ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेटिक होना चाहिए। हर नागरिक की भूमिका बराबर होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए तो बहुत कुछ चाहिए होगा। हाँ, उसके लिए जरूरी है कि सबको बराबर सूचना मिले, बेसिक एजुकेशन हो, सबके पास बुनियादी संसाधन हो और लोगों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट हो, निष्ठा हो। सोर्स ये भी कहता है कि शायद कोई भी देश परफेक्ट या आइडियल डेमोक्रेसी नहीं है। हाँ, ये बात साफ करता है। हमने जिन फीचर्स की बात की वो डेमोक्रेसी की मिनिमम शर्तें हैं, वो भी पूरी हो जाएं तो बड़ी बात है। लेकिन आइडियल डेमोक्रेसी का जो विचार है वो हमें याद दिलाता रहता है कि हम डेमोक्रेसी को इतना महत्व क्यों देते हैं। वो एक पैमाना देता है जिससे हम मौजूदा डेमोक्रेसी को परख सकें, उनकी कमजोरियों को पहचान सकें और उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें। तो हमने आज काफी कुछ समझा। शुरुआत की एक सरल परिभाषा से, शासकों का चुनाव लोग करते हैं। हाँ। फिर उसकी 4 मुख्य विशेषताएं देखी। चुने हुए नेता ही प्रमुख फैसले लें, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल हो और कानून का राज और अधिकारों का सम्मान हो। बिल्कुल। और फिर हमने ये भी देखा कि क्यों लोकतंत्र तमाम कमियों के बावजूद दूसरे सिस्टम से बेहतर माना जाता है। हाँ, क्योंकि ये बेहतर फैसलों की संभावना बढ़ाता है, मतभेदों को शांति से सुलझाने का रास्ता देता है, नागरिकों का सम्मान करता है, गलती सुधारने का मौका देता है और सबसे जरूरी, सरकार को ज्यादा जवाबदेह बनाता है। हाँ, ये कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं है, पर शायद सबसे कम बुरा है कह सकते हैं। हाँ, या कह सकते हैं कि उपलब्ध विकल्पों में सबसे बेहतर है। इसने दुनिया भर में लोगों को ज्यादा अधिकार, सम्मान और बेहतर जीवन की उम्मीद दी है जो दूसरे सिस्टम्स नहीं दे पाए। तो अंत में एक विचार जिसके साथ हम श्रोताओं को छोड़ सकते हैं। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि किसी देश का भविष्य सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता कि शासक क्या करते हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा इस पर निर्भर करता है कि नागरिक के तौर पर हम क्या करते हैं। बिल्कुल, यही लोकतंत्र की असली ताकत है और शायद यही उसकी सबसे बड़ी चुनौती या कमजोरी भी। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक मिनिमम डेमोक्रेसी काफी है जिसमें चुनाव हो जाएं, कुछ अधिकार मिल जाएं, या हमें हमेशा एक बेहतर, एक आइडियल लोकतंत्र के लिए कोशिश करते रहना चाहिए जहां ज्यादा बराबरी हो, ज्यादा भागीदारी हो? और अगर हाँ, तो इसमें एक नागरिक के तौर पर हमारी क्या भूमिका है? व्हाट इज आवर रोल? हाँ, ये सोचने वाली बात है।